Okay, so till now we have covered the topic of elementary row transformations and elementary column transformations. और मैंने आपको बताया था कि ये जो भी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं किस पर्पज के लिए करने वाले हैं कि मेरे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन मैं फाइंड आउट कर सकूं. दैट इज द सिंपल मोटो. ओके, अब जब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, जब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म थी मेरे पास इक्वेशंस की, जिसको कि मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं, जब उसमें मैंने चेंज कर दिया तो सॉल्यूशन पर क्या डिफरेंस आएगा, क्या क्या चेंजेस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आएंगे. तो एक बार हम पहले उसको देखते हैं. ठीक है, सो कमिंग बैक टू द सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस. सपोज मेरे पास m इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं. m इक्वेशंस और n अननोन्स, say x1 x2 एंड तो जो इक्वेशन है मेरे पास दैट इज a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1. ये एक इक्वेशन है मेरे पास. दूसरी इक्वेशन है मेरे पास a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2. सो लास्ट इक्वेशन am1 x1 plus am2 x2 plus amn xn is equal to bn. ये मेरे पास m इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं. सो आई एम हैविंग a system of m linear algebraic equations in n unknowns. Is that okay? Fine. And I know I can write down this in a matrix form. रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर लो या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में कर लो. और मैट्रिक्स आया ही इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आया है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आया ही इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए है. फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था. तो अगर इनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे लिखे जाएंगे? a11 a12 a1n a21 a22 a2n and am1 am2 amn matrix. And here you will be having x1 x2 and xn. This is equal to b1 b2 and bn. Is it okay? अब अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है m/n टाइप. इसको भी मैं एक मैट्रिक्स बोल सकता हूं. इसका टाइप क्या होगा? n/1. और ये भी एक मैट्रिक्स में कह सकता हूं और इसका टाइप क्या होगा? m/1. इसमें आपके पास n रोज है, 1 कॉलम है. इसमें m रोज है और 1 कॉलम है, एक कॉलम. इज इट ओके? और थोड़ा कॉम्पैक्ट मैं इसको कर देता हूं. दिस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b. ठीक है, a ये वाला मैट्रिक्स है जिसको मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या देते हैं? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. इसी तरीके से ये x मेरा सारे अननोन्स को रिप्रेजेंट करेगा और b मेरा इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा. इज इट ओके?
अब अगर मैं इस मैट्रिक्स ए में कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो नेचुरल है कि इस पूरे सिस्टम में कोई ना कोई चेंज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये तो अननोन्स है और ये मेरी राइट हैंड साइड है। इन दोनों मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को मैं ऑगमेंट कर लेता हूं। ऑगमेंट मींस एडअप कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स में और डिफाइन करता हूं इसके साथ, वो कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, that is A and B. It means this B matrix or this right hand side is also taken along this coefficient matrix. ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया A11, A12, A1n and B1, A21, A22, A2n, B2, B1 and B2, and similarly here AM1, AM2, AMN and this is BN. अब ये मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका टाइप होगा m by n plus 1, m number of rows and n plus 1 number of columns. अब मुझे ये देखना है कि अगर इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर मैं कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा या कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो जो मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आएगा, ये अब हम लोग को एक बार देखना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। Effect of elementary row transformations on augmented matrix. चलिए ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स का। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर 3 इक्वेशंस हैं a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इज इक्वल टू b2 एंड a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इज इक्वल टू p3। तो मेरे पास क्या है, ये 3 इक्वेशंस हैं और फिर अननोन्स हैं। इस एग्जांपल के हेल्प से जो मैं रिजल्ट निकालूंगा वो जनरलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, रो ऑपरेशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझेंगे और वही इफेक्ट जो हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे that will be generalized for a general system of m equations with n unknowns, right? अब जरा देखते हैं इसको। मैं अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, augmented matrix A11, A12, A13, B1, A21, A22, A23, B2, A31, A32, A33 एंड B3। ये 3/4 का एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया।
ठीक है। अब कितनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है मेरे पास? 3 है। पहली क्या है? इंटरचेंज, दूसरी क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और तीसरी क्या है कि किसी रो में कोई दूसरी रो का कोई स्केलर मल्टीपल ऐड कर दो, माइनस कर दो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज कर देता हूं मैं। सपोज R1 को मैं R2 के साथ इंटरचेंज कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A21 A22 A23 B2, और ये क्या आ जाएगा? A11 A12 A13 B1, ठीक है ना। A31 A32 A33 एंड B3। अब इसमें जब चेंज किया, ठीक है, तो जो मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसमें क्या चेंज आएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा ना, A21 A22 A23 then A11 A12 A13 A31 A32 A33 X1 X2 X3 is equal to B1 B2 B3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली इक्वेशन थी वो दूसरी कर दी, दूसरी इक्वेशन थी वो पहली कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। B2 B1 आपस में चेंज, सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस यस, B2 B लग जाएंगे, B2 एंड B1, ठीक है। वही A21 into X1 plus A22 X2 plus A23 X3 is equal to B2। क्या है? दूसरी इक्वेशन को पहली कर दिया और पहली को दूसरा कर दिया, बस इक्वेशन में चेंज आया, पहली को दूसरी हो गई, दूसरी पहली होगी, ठीक है ना। वेरिएबल्स सेम है, वही X1 भी और X2 भी और X3, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन वही रहेगा, वेरिएबल्स वही रहेंगे, केवल इतना हो जाएगा कि जो पहली इक्वेशन थी वो दूसरी बन जाएगी, दूसरी होगी वो पहली बन जाएगी, यानी कि इक्वेशन में कुछ चेंज आया, नंबर चेंज हो गया। ऐसे ही दूसरा अगर मैं करता हूं, सपोज मैं R1 में K से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा? K R1 में कर देता हूं, ये वाली ऑपरेशन में अप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में? दिस विल बी KA11 KA12 KA13 KB1, okay, and this will be A21 A22 A23 B2 A31 A32 A33 B3, ठीक है। जब इसको इक्वेशन फॉर्म में मैं लेके आऊंगा, तो क्या रहेगा ये कि A11 KA12 KA13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 X1 X2 X3 is equal to KB1 B2 and B3, ठीक है। अब मेरे पास फिर से वेरिएबल्स वही है, इक्वेशन बदल गई, क्या बदल गई? KA1 plus X1 K plus KA12 X2 plus KA13 X3 is equal to KB1, यानी कि ये मान के चलो जो पहली इक्वेशन थी उस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? K से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। इक्वेशन अभी भी वही है, तो सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आना, वेरिएबल्स वही हैं, केवल थोड़ा सा चेंज आया कि जो इक्वेशन पहले मैं ले रहा था, सपोज कोई इस तरीके से थी x plus y plus z is equal to 1, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 2x plus 2y plus 2z is equal to 2, अगर k की वैल्यू में 2 ले लेता हूं। लेकिन नेचुरल है, ये भी आप समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना, वेरिएबल वही है, इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे।
इसी प्रकार से जो तीसरी टाइप ऑफ ऑपरेशन है वो अगर मैं करता हूं, सपोज मैं R2 में ऑपरेशन कर देता हूं, R2 प्लस के R1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 तो ऐसे रहेगा A11, A12, A13 एंड B1। यहां पर बनेगा A12 प्लस के A11, A22 प्लस के A12, और ये हो जाएगा A23 प्लस के A13 and this will be B2, and here A31, A32, A33 and B3। इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, ये हो गया A12 प्लस के A11, A22 प्लस के A12, A23 plus K A13 and here A31, A32, A33 into x1, x2 and x3 is equal to B1, here it will be B2 plus K B1, okay, B2 plus K B1 and B3। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन से के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो एक नई इक्वेशन आ गई, तो फिर से इक्वेशन में चेंज है, लेकिन चूंकि इक्वेशन इन्हीं से डराइव हो रही है तो सॉल्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है ना। वेरिएबल्स x वाले कॉलम में अभी भी वही है, x1, x2 और x3। तो ओवरऑल जो रो ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, केवल इक्वेशंस चेंज होंगी, वेरिएबल्स नहीं चेंज होंगे, वही वेरिएबल्स रहेंगे और सॉल्यूशन भी अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो जो इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स है उसको मैं समराइज कर सकता हूं that number one, equations changed, variables unchanged and solution unchanged। Is it okay? Clear to all of you? तो मैं टेक्निक्स डेवलप कर सकता हूं अपनी ऑपरेशन का यूज करके कि सॉल्यूशन कैसे मुझे निकालना है, ठीक है ना। अब ये तो रहा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। Effect of elementary column transformations। पहला क्या होगा, इंटरचेंज। सपोज मैं C1 और C2 में इंटरचेंज कर देता हूं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A12, दिस विल A32, A31 और यहां पर ये A13, A23, A33, this is B1, this is B2 and this is B3, ठीक है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं तो यहां पर जरा गौर करो,
इक्वेशंस में मल्टीप्लाई किसके साथ है a11 की? x1 x1 के साथ में। यहाँ a11 कहाँ गया? x2 के साथ। भाई इक्वेशंस का सिस्टम मुझे वही रखना है ना, तो a11 किसके साथ आना चाहिए? x1 के साथ आना चाहिए, ठीक है ना। तो जब मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा तो क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? a12 a22 a32 a11 a12 then a31 a13 a23 and a33 और यहां पर मैं करूंगा x2 then x1 and then x3 and it will be equal to b1 b2 and b3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? a12 x2 प्लस a11 x1 प्लस a13 x3 इक्वल टू b1। इक्वेशन वही आई ना। अगर इसको मैं x1 x2 लिख देता तो सिस्टम सारा बदल जाता, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर मैं सिस्टम को बदलूंगा तो मेरा सॉल्यूशन निकल पाएगा क्या? तो ये आप इस तरीके से मान के चलो कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी थी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, चेंज करने पर ये इक्वेशन बन गई y प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से सुनो, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, c1 c2 में चेंज करा तो इक्वेशन बन गई y प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब इक्वेशंस तो वही रहेंगी, केवल वेरिएबल्स में चेंज आ जाएगा, वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। x1 की जगह पर x2 चला गया और x2 की जगह पर x1 आ गया। ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास अननोन का, ठीक है ना, ये जो कॉलम है इसमें ये इंटरचेंज हो गया, ठीक है ना। इज इट क्लियर? राइट। अब एक और ऑपरेशन करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। सपोज C1 में मैंने कर दिया K C1, K से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? K A11, फिर ये A12 है, ये A13 रहेगा, ये कितना हो जाएगा? K A21 A22 A23, दिस विल बी K A31 A32 A33 and this is B1, this is B2 and Is it okay? अब मुझको इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन फॉर्म में जब मैं लिखूंगा ये होगा मेरे पास K A11 K A12 K A13 K A21 A22 A23 K A31 A32 A33, ठीक है। अब मुझे जो ये x1 पहले ले रखा था मैंने, उसकी जगह एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा, कैपिटल x1 देन स्मॉल x2 स्मॉल x3, दिस इज इक्वल टू b1 b2 एंड b3। और जरा देखो मैं आपको बताता हूं, कैपिटल x1 को मैं लिखूंगा स्मॉल x1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। जो मेरे पास पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसमें फिर से वेरिएबल में चेंज आया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने पर, और चूंकि C1 में मैंने KC1 किया तो जो C1 जो मेरा पहला वेरिएबल है स्मॉल x1 उसको मैंने चेंज करना पड़ा कैपिटल x1 से। क्यों? अब अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा K A11 इंटू कैपिटल x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल टू B1, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसको मैं सिंपली x1 रखता तो K A11 इंटू x1 हो जाता, पूरा का पूरा ही सिस्टम चेंज हो जाता मेरा, जिसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है वही उसको डिफरेंट प्रॉब्लम बन जाती।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं करूंगा, यहां पर वेरिएबल अगर मैं चेंज करूंगा, तो जब इस सिस्टम का मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, कैपिटल X1 स्मॉल x2 और स्मॉल x3, तो स्मॉल x1 की वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें भी जब मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करी, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने पर मुझे जो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, तभी मेरा सिस्टम एज इट इज रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आते हैं तीसरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर। ऐसे अगर C2 में किया ना तो यहां पर बदल जाएगा, C3 में किया तो यहां बदल जाएगा। डन। चलिए अब मैं करता हूं C2 में ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, C2 प्लस के C1, तो तीसरे टाइप की मेरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट ओके। वैसा मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, A11 A21 A31, और यहां पर आ जाएगा क्या, A12 प्लस के A11 A22 प्लस के A21 और A32 प्लस के A31, this is A13, this is A23, this is A33, this is B1, this is B2 and this is B3। अब फिर से इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं, तो ये मैट्रिक्स तो वही रहेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो A11 A12 प्लस के A11 A21 A22 प्लस के A21 एंड A31 A32 प्लस के A31, this is A13, this is A23, this is A33, और यहां पर अब मुझे फिर से वेरिएबल्स, न्यू वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। लेट मी से here I take x1, this is x2 and this is x3, this will remain b1 b2 b3। अब जरा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपसे बताता हूं, क्या किया है मैंने, C2 में C2 प्लस के C1, तो जो x1 होगा, x1 विल बी इक्वल टू स्मॉल x1 माइनस के x2, जिसमें प्लस जिसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल बदलेगा, और उसमें क्या आएगा, कैपिटल X1 है जैसे स्मॉल x1 जो प्रीवियस था माइनस के जिससे मल्टीप्लाई किया है, और जिसमें ऐड किया है C2, तो 2 वाली इंडेक्स का वेरिएबल मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखना जरा इक्वेशन में, दिस विल बी A11 इंटू x1। एक बार मैं एग्जाम्पल करके दिखाई देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्या बनेगी ये, A11 x1 प्लस A12 प्लस के A11 इंटू x2 एंड प्लस A13 x3 इज इक्वल टू B1। जरा वैल्यू रख दो, A11 x1 माइनस के x2 प्लस A12 x2 प्लस के A11 x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल टू B1। तो अब ये जो है यहां से माइनस के A11 x2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल। इक्वेशन आ गई वही जो पहली थी, A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल टू B1। ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इक्वेशन तो वही आ गई ना ओरिजिनली जो थी पहले, तो इक्वेशन तो अनचेंज्ड है,
कहां पर चेंज आया, जो मेरे वेरिएबल्स हैं, और सॉल्यूशन फिर वही रहेगा। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने पे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता, अनचेंज रहती हैं। क्या चेंज क्या होते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है ना। क्या चेंज आएगा, वेरिएबल्स का, और सॉल्यूशन दैट विल आल्सो बी अनचेंज्ड। मैं इसको समराइज कर सकता हूं। नंबर 1 इक्वेशंस तो वही आ रही हैं, इक्वेशंस अनचेंज रहेंगी, सेम इक्वेशन जो है वही इक्वेशन यूज होती रहेंगी। चेंज किसमें आएगा, वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स विल बी चेंज्ड एंड सॉल्यूशन दैट विल आल्सो बी अनचेंज्ड। तो ये इफेक्ट पड़ेगा रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से, इक्वेशन की फॉर्म बदल जाएगी, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने से वेरिएबल्स की फॉर्म बदल जाएगी। बाकी सब कुछ एज इट इज, सॉल्यूशन दोनों में अनचेंज्ड, अनअफेक्टेड। तो आप इनको यूज करके अपने टेक्निक डेवलप कर सकते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन निकालें सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस का, ठीक है ना। तो चलिए, टुडे आई स्टॉप नाउ, फाइन।